नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर की चुनाव जंग अपने चरम पर है और दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए घाटी में भाजपा, कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के दिग्गजों ने जमकर अपना दम दिखाया है। यहां होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का चुनावी शोर आज थम गया और इससे पहले राजनीतिक दलों के दिग्गजों के निशाने पर एक दूसरे के विरोधी दल रहे। तो वहीं जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में स्थानीय मुद्दों के अलावा धारा 370 के साथ ही वे अहम मुद्दों भी छाए हुए हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में देश की सियासत में गरमाए। बात चुनावी समीकरण की करें तो यहां 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी दूसरे चरण के वोटिंग की है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 32 पर कांग्रेस और 51 सीटों पर एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। तो उधर भाजपा 90 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बची हुई 28 सीटों पर भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करेगी। देखिए, अब चुनावी रण में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के साथ ही अन्य नेता प्रचार में दम दिखा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस राजनीतिक दल के नेताओं का दम चुनावी रण में कितना प्रभाव डाल पाता है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे तमाम नेता चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की चुनावी जंग में पूरा जोर लगा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान आज खत्म हो गया। 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी। उससे पहले राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी लंबे लंबे भाषण देते हैं, वो मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। काम की बातें बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। लेकिन पीएम मोदी ये बातें नहीं बोल सकते। वो 24 घंटे मन की बात करते रहते हैं, लेकिन आजकल कोई उनके मन की बात सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि शिक्षित लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये नरेंद्र मोदी के देन है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में आपके मुद्दे उठाऊंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने घोषणा पत्र के वादे भी दोहराए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर बीजेपी ने यहाँ के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने हैं। और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। वहीं रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो वहीं सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधी दलों को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव 3 परिवारों की राजनीति को ध्वस्त करेगा। उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। तो वहीं जेपी नड्डा ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादों पर सवाल उठाए। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई लड़ी है। अब्दुल्ला साहब चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो। आतंकवाद पर हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं, एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुक्ति परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करेगा।
कि आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया, किसकी सेव पर आया, केंद्र में किसकी सरकार थी, यहां किसकी सरकार थी, किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानियां खाई है, वो सब कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से लोगों को शब्द जाल में फैलाकर और जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं और समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम को चलाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं गैर राष्ट्रवादी बोल रहा हूं, ये राष्ट्रवादी ताकतें नहीं हैं, जो आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करे, जो व्यापार शुरू करने की बात करे, जो इनके साथ समझौता करे। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वो हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं। अब भाजपा के नेता जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ की रैली में कहा कि आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है वही होता है। मोदी सरकार कानून लाती है, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, तो वहीं भाजपा के दिग्गजों ने 3 शाही परिवारों पर तंज कसते हुए कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने इस दौरान पाकिस्तान का जिक्र भी किया, दोहराया कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। भरोसा भी दिलाया कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकवादी खुला नहीं घूमेगा। अब जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इससे पहले तमाम प्रमुख दलों के दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किसके वादों और दावों पर कितना भरोसा करती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में दिग्गजों की हुंकार है और घाटी में किसकी सरकार बनेगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल जैसा है। देखिए, वो तो जनता को निर्णय लेना है। पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण 25 को। और मुझे लगता है जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जो दौरे हो रहे हैं, जो दिग्गज अपनी बातों को रख रहे हैं, जो अपने घोषणा पत्र और तमाम चीजों को लेकर आए हैं, अपने वादों को लेकर आए हैं, वो सब एक तरफ, लेकिन बयानबाजी एक बार फिर से जो आ रही है जम्मू कश्मीर में निकलकर, वो लोकसभा चुनाव की याद जरूर दिला रही है। क्योंकि ये दिग्गज इतने चार्ज होकर एकदम जम्मू कश्मीर में आए हैं कि कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। खैर, इनकी बातों में कितना दम है, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने जो वादे रखे गए हैं, क्या वो उन चीजों पर जाएगी, वाकई में कितना बदलाव आया है, ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। और आतंकवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सीधे सीधे कह रही है कि ना तो कांग्रेस को छोड़ेंगे, ना मुफ्ती परिवार को छोड़ेंगे, ना अब्दुल्ला परिवार को छोड़ेंगे यदि हम श्वेत पत्र लाए, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये कितनी असरदार होंगी और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, जम्मू की सियासत पर, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कोंड्रू पुष्पलीला। कोंड्रू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस के विचारक हैं शिवोम मिश्रा। शिवोम जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद सफी भट्ट। मोहम्मद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अच्छा, चर्चा को मैं शुरू करूं, अपने सवाल में लूं। सभी मेहमानों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिस जगह पे हम हैं, जिन सवालों के साथ होंगे, बहुत जल्दी जल्दी से पॉइंट वाइज अपनी बात को रखिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें निकलती हैं, क्वेश्चन आते जाते हैं, तो समय बहुत हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए प्लीज जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। रमाकांत जी, बहुत एक छोटा सा सवाल। देखिए, जम्मू कश्मीर, बहुत सारी चीजों को आप लेके आए। 370 की बात हुई है और 370 का मुझे लगता है विपक्ष ने विरोध किया। बहुत बड़ा कोई विरोध उसका देखने को नहीं मिला। विपक्ष का काम है, वो करेंगे। लेकिन जिन बातों को लेकर आए हैं, जिन वादों को लेकर आए हैं, राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं काम की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जम्मू कश्मीर में भी आप काम की बात नहीं करते हैं। मोदी जी तो सिर्फ मन की बात कर रहे हैं, जिसे आप कोई सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी की बातें बिल्कुल राखी जी हास्यास्पद लग रही। मैं दो तीन चीजें आपके सामने में रखूंगा जिससे स्पष्ट हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, आज तक जम्मू कश्मीर को मिला क्या ये आतंकवाद मिली, क्या बेरोजगारी मिली, क्या विकास का जो एजेंडा होना चाहिए था आप उस स्टेट के लिए, वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिला। आज हम देख रहे हैं, जो कि एनसीपी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आज उन लोगों ने जम्मू कश्मीर का केवल दोहन किया। और वहां पर जिस तरह से उन्होंने सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई उन लोगों ने, मुझे लगता है जो कि उन्होंने हर एक चीज को ताक पर रख करके, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के मुंह में धकेला, मुझे लगता है जो कि वहां की जनता बिल्कुल समझ रही है। दूसरी चीज ये चीज कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई ये सोच सकता था जो कि G20 का सम्मेलन होगा? दूसरी बात ये, राहुल गांधी जी आज लाल चौक पे अगर वहां पर फोटो खिंचाने की अगर बात करते हैं, कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाने की बात करते हैं, तो क्या कभी कोई ये चीज संभव था? ये संभव नहीं था। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर में जो अव्यवस्थाएं थी, आज उसको व्यवस्थित करने के लिए भाजपा, उनकी सरकार, निश्चित तौर पर हम प्रतिबद्ध हैं। और आपने देखा होगा जो किस तरह से हम, चाहे वो ड्रेन की बात करें, चाहे हम देखेंगे जो सामाजिक व्यवस्थाएं जो हमने कराई है वहां पर, चाहे वो आप देखेंगे पंचायत स्तर पर हमने न्याय दिलाने का हमने काम किया है, विकास करने का काम किया है। ये मुझे लगता है जनता जो है बिल्कुल देख रही है। राहुल गांधी जी आकर के भाषण देकर के चले जाएंगे, लेकिन जनता इस चीज को समझ रही है जो कि 2014 के बाद या 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर में जो अंतर आया, वो स्पष्ट देशवासियों को भी पता है और विश्व को भी पता है। जो कि ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जहां पर 2 झंडे थे, वहां पर हमने एक झंडा किया। वहां पर सामाजिक व्यवस्थाओं का ऐसा ताना बाना था, हमने उसको सुव्यवस्थित किया, हमने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया। आज हम देखेंगे अगर G20 की अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पर सफल कार्यक्रम हुआ। ये विश्व ने देखा, ये हम नहीं कह रहे, ये तो विश्व ने देखा। तो मुझे लगता है जनता भी इस पॉइंट को समझ रही है, इस विषय को समझ रही है, तौर पर इस विषय को लेकर के वो आगे आएगी और अपने जितने भी चरण बचे हुए हैं वहां पर चुनाव के, वो कहीं ना कहीं अपना मत देकर हमें मजबूत करने का वहां पर भरसक प्रयास करेगी, ऐसा हमें आशा। ठीक है, कोनरू पुष्पलीला मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, देखिए, एक बड़ी बात है जिस तरीके से रमाकांत जी कह रहे हैं। एक बात तो हमें स्वीकारनी पड़ेगी, हम ये नहीं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पहले था आज भी वही है। कुछ घटनाओं पर लगाम लगी है, पत्थरबाजी पर लगाम लगी है। जाहिर तौर पर हम इन चीजों को नकार नहीं सकते। पहले जो पर्यटक जाया करते थे, एक भय होता था। आज उन चीजों में मतलब जो पॉजिटिवली हुआ है उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। मैं एक ये बात नहीं बोलूंगी कि सारा क्रेडिट हम उठाकर किसी एक व्यक्ति को दे दें, लेकिन काम किया गया है, कोशिश की गई है। अब बात यहां पर आती है इस बार के इलेक्शन की। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात है, आप लोग अपने अपने समर्थन को लेकर अपनी सीट्स के साथ हैं, लेकिन ये बात करना कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता या 370 का विरोध या इन सारी बातों को सिर्फ कह देने से लगता है कि जम्मू कश्मीर को जीत कर ले जाएंगे। समझिएगा चीजों को, क्योंकि जो हुआ है वो तो जनता को भी दिखता होगा ना जम्मू कश्मीर में। एक तो है
अभी इतने साल के बाद 370 आर्टिकल भारतीय जनता पार्टी ने एक जो पब्लिक के कॉमन पीपल का जैसा रहना चाहिए, डेमोक्रेसी सिस्टम लाना चाहिए, हम उसको वो भी ये नहीं करेंगे। राहुल जी का मतलब ये है कि इलेक्शन जो है ना, पूरा आज देश भर का इलेक्शन एक ही टाइम में करने का भी इनका मतलब अलग एक भी है। हम उसको भी अगेंस्ट कर रहे, क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन क्राइटेरिया ही हमारा मजहब में 370 के लिए आप निकाला, अच्छा ही है, मगर उसके लिए रक्षण क्या है? अब वहाँ का जनता का कल इलेक्शन लगा देगा तो वहाँ पर इतनी सारे प्रोटेक्शन कोई भी सिटीजन के लिए हम है। आप इलेक्शन के लिए हम लोग 370 आर्टिकल हटा दिए, आपको तो फ्री करा दिए, हम आप भी नॉर्मल स्टेट के जैसा बन सकते हैं, ये तो बोलने का लिए इजी है, मगर वहाँ का सिस्टम अलग है ना माँ। वहाँ पर परिस्थिति अलग है, वहाँ पर को जनता का इतनी कब क्या होता पता नहीं चलता है, और पब्लिक में ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना इतना नहीं है। अभी इलेक्शन शुरुआत ही होते नहीं तब आपको समझ में आ जाएगा ये सब को हटाने का क्या जरूरत है बोल के। उसमें हमारा को जो पब्लिक का सेफ के लिए सोचना है ना माँ। तो हमारा इलेक्शन ही क्राइटेरिया नहीं है। अभी 370 निकालो, हमको कोई मतलब नहीं है, निकालना चाहिए, हम भी वही मान रहे हैं, मगर जो प्रधानमंत्री का इंटेंशन केवल जो है ना वो इलेक्शन जीतने का ही है माइंड में। पब्लिक चाहे मरो, कुछ भी होने दो, कोई देश में कुछ भी होने दो, मणिपुर में होने दो, जलने वाला मरने दो, हमको क्या है? जो फिडेल वायलिन जो राजा था पुराना जमान में वैसा है, इनको क्या है? बस जीत के आना है। अभी इसका क्या है? ईवीएम का घोटाला है, एक ही टाइम में लगाना है, इलेक्शन में जीत के आना है, फिर 5 साल तक। अभी मैंने बोला था, पहले ही बोला था, इस बार 400 पार नहीं आया। अभी ये तो फुल गारंटी नहीं है गवर्नमेंट में, इधर भी कब रहता नहीं रहता, मोदी की गारंटी भी नहीं है। अब वहाँ पब्लिक का जान का गारंटी कौन देगा? अगर उसमें कुछ भी होगा तो कौन ये इसका जिम्मेदार बनेगा? अगर नहीं होया तो अच्छा है माँ, अगर कुछ हो गया, मणिपुर में इतनी बड़ा संगठन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गया क्या? कुछ कहा क्या? उनका मर्जी में छोड़ दिया, उन लोगों को पब्लिक ही सॉल्व करने के लिए छोड़ दिए। ठीक है, अभी भी यही होगा कि हमारा को ये डर है कि उनका जो मन की बात सुनने के लिए टाइम है, पब्लिक का जो समस्या आता है उसके बारे में उन्होंने जाके उस समस्या को सॉल्व करना चाहिए, मगर कभी नहीं करता है। इंटरनेशनल फेमस होना है, ग्राफ वहाँ पढ़ाते रहते हैं, इंडिया में कुछ भी होने दो, आगे जा रहे हैं। इंडिया कहाँ जा रहे हैं भाई? फार्मर्स कहाँ गए, इंडिया कहाँ गए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या सॉल्व करे? देश में 10 साल में आपने देश में क्या करा? एक बात बोलो, 370 आर्टिकल निकाला, चलो राम जन्मभूमि का वो भी राम का इशू लिया, राम को छोड़ दिया, अभी कृष्ण को पकड़ लिया। अभी इलेक्शन में एक सब्जेक्ट लेते हुए पब्लिक का सब्जेक्ट को डाइवर्ट करता है। ईवीएम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक मोदी का यही चलता रहेगा। ठीक है, और पब्लिक मरने दो, जीने दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पावर होना चाहिए बस। ठीक है मैम, बीच में रोकूंगी। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। मोहम्मद सफी भट्ट जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मोहम्मद सफी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मोहम्मद सफी जी, देखिए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में मुद्दे बहुत प्रभावी होंगे। हर इलेक्शन में मुद्दे जनता देखती है और अब तो इतनी समझदार हो चुकी है कि वो ये देखती है कि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है, कौन किस चीज पर वादा कर रहा है, कौन कितना निभा ले जाएगा। और थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए भी होगा कि 10 साल बाद जब चुनाव मिले, वोट डालने को मिले, अपना अधिकार जताने को मिले, अपनी सरकार चुनने को मिले, तो फिर कौन इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब ये धारा 370 है और बातें जो कही जा रही हैं, इनको हम इसलिए साइड में रखें क्योंकि जनता देखती है, समझती है, सुन रही है, सब कुछ समझ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा आरोप है आप लोगों पे, जो दावा, जैसे कि पीडीपी हो या कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये तमाम लोग, जैसे जिस तरीके से आप सब लोग कह रहे हैं कि हम एक पूर्ण राज्य के दर्जे की बात होती है, ठीक है, 370 की बहाली वापसी की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तो कभी हो नहीं सकता। जो हमने कर दिया वो हमारी वजह से इतना इंप्रूवमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है कि अशांति, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक माहौल वो देखने को मिला है कि घटनाएं कम हुई हैं, आतंकवाद नहीं है, और पूरा का पूरा ठीकरा उन्होंने आप लोगों पे फोड़ा। आप समझिएगा,
जब गृह मंत्री ये कह दें, जब देश के गृह मंत्री ये कह दें कि हम श्वेत पत्र लाएंगे, हमारी सरकार आती है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। और फिर उसमें ना आप बचेंगे, मतलब ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सब लोग अपने परिवार सहित जो है वो अंदर जाएंगे। तो आप समझिएगा इस बात को भी, ऐसा क्या है इनके पास कि इतना बड़ा दावा इस इलेक्शन में वो कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को एक ही पलड़े में रख दिया। इससे यह भी साबित होता है जो बीजेपी की सारी बी टीमें हैं, जो उनका प्लान 2 है, सेकंड प्लान जो है, वो सारा इससे आश्कार होता है। बीजेपी की जो मानसिकता है वो तोड़ने की है, चाहे वो कम्युनल स्टांस हो उनका, चाहे वो आपस में लोगों को भिड़ाने का मसला हो, या डिफरेंट कम्युनल एक्टिविटीज हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, आपस में लड़वाना हो। अगर ये उनका प्लान नहीं होता तो कश्मीर में आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 22-22 इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय बीजेपी, बैक्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज, ऐसा नहीं होता। ये बिलीव करते हैं बस बांटने में, बस जी बांटो। कश्मीर को इतना बांटा कि लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया। अभी भी और बांटना चाहते हैं, डिवीजन, फर्दर डिवीजन एंड डिवीजन। दिस इज देयर पॉलिसी। और ये अपनी इनकी जो पॉलिसी है ना, इनकी पॉलिसी इनके पास रहेगी। अगर इनकी पॉलिसी कहीं पर काम करती तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन में कश्मीर से इलेक्शन लड़ते। बीजेपी ने किसी कैंडिडेट को फील्ड नहीं किया। असेंबली में 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर इन्होंने किसी भी कैंडिडेट को वहां पर फील्ड नहीं किया, और ये चले हैं प्रॉक्सीज के भरोसे पे, प्रॉक्सीज के बलबूते पे, एजेंट्स के बलबूते पे। इनको जब लगा कि कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जितनी भी बीजेपी की पॉलिसीज है, जितने भी उनके फैसले हैं, इनको लगा कि मुक्की खानी पड़ेगी, उनको वो पसंद नहीं है। अब इनको क्या लगा कि प्लान बी हम एग्जीक्यूट करके कश्मीरियों को एक अलग धोखा दे देंगे। देखिए, ये मिलिटेंसी की बड़ी बातें कर रहे हैं। 1990 में यहां तकरीबन 20-25 या 30 हजार मिलिटेंट थे, जो घटते 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 2014 तक 500 पहुंच गए। अब मुझे बताइए, सबसे बड़ा योगदान किसका है? जिन्होंने 500 से 200 कर दिया, या उनका योगदान है जिन्होंने 20 या 25 हजार से 500 कर दिया? ये समझने वाली बात है। ये जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव चला रहे हैं ना, ये सारा बकवास है, ये फेल है इनका। जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये विकास कहां से आ गया? ये कौन से विकास की बात कर रही है? विकास का, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट हो गया कि आपके जो लोग हैं, जो आपकी पब्लिक है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बनती है, ये बाय द गवर्नमेंट बनती है, बाय द पीपल बनती है, फॉर द पीपल बनती है। और जब इन्होंने, मुझे बताइए, लोगों के लिए क्या किया? यहाँ पर कितने इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के इन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। ये बड़े बड़े वो वहां से लाते हैं, सैलानी लाते हैं, जी हमने G20 कर दिया, हमने बड़ा तूफान कर दिया। आप मुझे बताइए ना, यहाँ इंडस्ट्रीज कितनी लगी? आप मुझे बताइए ना, यहाँ रोजगार कितना बना? आप मुझे बताइए ना कि यहाँ आपने कितने जवानों के को रोजी रोटी दे दी, उनको रोटी दे दी। आप बताएंगे कि हमने बड़ी जी यहाँ पर हमने बड़ी ये हाईवे के जाल बिछा दिया, हमने बड़ी टनल्स बना दी, हमने ये किया। देखिए साहब, जो खाली पेट रोटी मांगता है, खाली पेट अगर आप सोना भी बिछा दोगे ना, लेकिन हमारे जो यूथ है, हमारे जो युवा है, वो भूखे रहेंगे तो कोई डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे आप सीख लो, डेवलप्ड कंट्री से आप सीख लो। डेवलपमेंट का मतलब हो गया पर कैपिटा इनकम। मुझे बताइए, रोजगार कहाँ है? ये जो आज हमारा जो यहाँ यूटी है, जम्मू कश्मीर, जो हमारा स्टेट है, अब देखिए मोहम्मद सफी जी, एक मिनट, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक सेकंड मैं बीच में रोक रही हूँ। इंदुकान दीक्षित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ राखी जी। इंदुकान दीक्षित जी, जो कुछ भी बयानबाजी हैं, जो कुछ भी वादे हैं, किसी को 370 को वापस लाना है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो अपनी मांग में है ही, अब आ रहे हैं डेवलपमेंट पर, रोजगार पर, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे पर। मतलब बातें वो हो रही हैं
जिसको कभी शायद सोच नहीं रहा था कोई। मतलब एक समय ऐसा था कि वाकई में जाने के लिए सोचना पड़ता था कि वहां पर जाना मतलब क्या सेफ होगा। मुझे लगता है कुछ चीजों पर तो काम हुआ है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये स्वीकारना पड़ेगा विपक्ष को। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ ही बहुत अच्छा हो गया। तो इस बार जो मौका जनता को मिला है ये उनका निर्णय होगा, और जिसको मौका मिलेगा जाहिर तौर पर वो कितना बदलाव करता है ये उनके लिए किसी चुनौती से कम भी नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है कि सभी के लिए चुनौती बना है ये इलेक्शन। ये बात अलग है कि ये बहुत कॉन्फिडेंस में है सभी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है 10 साल में बहुत चीजों में का परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। आपका क्या मत है? जी राखी जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। राखी जी, संयोग से मैं स्वयं अभी पीडीपी के नेताजी जो बोल रहे थे, मैं 2002 से 2007 जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष मैंने काम किया है एज अ जर्नलिस्ट। तो हर नूक्स कॉर्नर्स पे और हर बड़े कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ, एलओसी से लेके बॉर्डर तक हर जगह। देखिए, एक बड़ी बात मैं केवल, चूंकि समय आपके पास कम है, अभी 10 सितंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम था राखी जी, मैं वहां से उद्धृत करूंगा। पूर्व गृह मंत्री जो 2012-13 में यूपीए 2 में केंद्रीय गृह मंत्री थे, सुशील कुमार शिंदे, आपने जरूर देखा होगा, हमारे जितने लोग भी हैं यहाँ पे को पैनलिस्ट वो भी जानते होंगे। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स अपनी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे सुशील कुमार शिंदे जी। उन्होंने विजय धर जी का उल्लेख किया। जब वो गृह मंत्री थे तो वो विजय धर जी से कश्मीर के बारे में राय लिया करते थे, और विजय धर जी ने उन्हें कहा कि ये अफजल गुरु का मामला चल रहा है, दिल्ली में ये जो मामला हुआ था लड़की के साथ 2012 का, जिसको लेके फिर तमाम मुद्दे हुए, सरकार के खिलाफ माहौल था। तो धर साहब ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों नहीं शिंदे जी आप चले जाते हैं कश्मीर में, लेक्चर देते हैं, लोगों से बात करते हैं और लाल चौक पे थोड़ा घूम फिर करके लौट के आ जाए। सुशील कुमार शिंदे जी ने 10 सितंबर को भी दिल्ली में कहा कि धर साहब ने ये बात तो कह दी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं, हमें ये शब्द बोलने में आपके कार्यक्रम में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कोट करना चाहता हूं तत्कालीन गृह मंत्री जी को। उन्होंने कहा मेरी अंदर से कितनी फटी पड़ी थी इसका किसी को एहसास नहीं। और ये तत्कालीन यूपीए 2 के गृह मंत्री बोल रहे हैं, और आज उन्हीं की पार्टी के जो सर्वप्रधान नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अपनी भारत यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर जाते हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहराते हैं, माननीय प्रियंका जी के साथ बर्फ खेलते हैं। तो ये दोनों तस्वीरें ये बताती हैं कि कितना माहौल में बदलाव। इसमें ज्यादा कुछ कहने की और तर्क की आवश्यकता नहीं। अब देखिए बदलाव जो मोटे मोटे क्या है, पार्टियां, आपने यहाँ ठीक कहा कांग्रेस की नेत्री ने और रमाकांत जी ने भी, कि पार्टियां अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेटिंग करते हैं। लेकिन एक हमारे पीडीपी के साथी ने स्वीकार तो किया कि ये तो कहेंगे कि इन्होंने हाईवेज का जाल बिछा दिया, जैसे ये कोई दाल भात का कौर है। आपने तो 50 साल में हाईवेज का जाल नहीं बिछाया। हम जब वहां पे थे राखी जी, तो जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए हमें कम से कम 12 से 13 घंटे लगते थे, और साल में 2-3 महीने ऐसे होते थे जो भूस्खलन के कारण या बर्फबारी के कारण रास्ते बंद रहते थे। आज 12 महीने काम करने वाले रास्ते बने हैं, लगभग बन गए हैं, 1-2 टनल का काम बाकी है। 4 लेन बन गया है। आप 6 से 7 घंटे में जम्मू से श्रीनगर चले जाते हैं। श्रीनगर जाने वाली ट्रेन का ट्रायल चल रहा है, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। ये विकास के कार्य नहीं है, ये जो 4 लेन्स बने हैं, जो ट्रेन का काम हुआ है, इसके लिए मजदूर क्या केरला से आके काम कर रहे थे? इसके लिए जितने कॉन्ट्रैक्टर थे वो क्या सारे के सारे बाहर से थे? कटरा का जो सड़क बना, कटरा में जो लोगों का आना बढ़ा, मैं जब जम्मू में था वहां पे श्रीनगर में, तो कटरा में रिकॉर्ड आता था कि माता वैष्णो देवी में कितने दर्शनार्थी आए। सबसे अधिक हमारे रहते रहते 70 लाख तक का फिगर था। अभी ये फिगर 1 करोड़ से ऊपर या इसके आसपास पहुंच गया है। तो ये लोग क्या वहां जाके भूखे सोते हैं? वो होटल में नहीं रहते। अभी इस बार टूरिस्ट गए जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जगह नहीं था रहने के लिए। हमने कुछ अपने दोस्तों को भेजा, बहुत अप्रोच लगाया। हमारे समय में इन्हीं की पार्टी के मीर साहब थे टूरिज्म मिनिस्टर, उनसे बात किया तो 2-3 लोगों को कमरे मिले, गुलाम हसन मीर साहब, अब वही गुलमर्ग के पास के वो चुनाव लड़ते हैं। तो मैंने देखा है। और एक अंतिम बात कह के बात खत्म करूंगा, पीडीपी के
जो महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी बिटिया को चुनाव में लड़ाया है, क्या हमें बता सकते हैं पीडीपी के नेता कि उनका जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या योगदान है, उसके विकास में क्या योगदान है? मैंने देखा है 370 हटने के बाद ये जितने शीर्ष नेता हैं, जिन्होंने खासतौर से एनसी के नेतागण, उनके घरों को मैं गया हूं, भटिंडी में, वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम की जमीन लेके अपनी कोठियां बना ली। जनता के लिए क्या किया आपने? तो आज पूछ रहे हैं कि कितने बिजनेसमैन आ गए। मेरा बेटा राखी जी जम्मू में पैदा हुआ, उसको उन्होंने कहा कि नागरिकता नहीं देंगे। पूरी दुनिया में आपका बच्चा अगर फ्लाइट में भी ब्रिटेन के सीमा में, जियोग्राफिकल सीमा में पैदा हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाती है। मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे बेटे को वहां पैदा होने के बाद भी नागरिकता नहीं दी गई। ये कौन सी बात है? ठीक। और ये मुद्दा नहीं है। एससी एसटी को आरक्षण नहीं देते थे, वहां कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लेकर राहुल गांधी जी घूमते हैं। जम्मू कश्मीर में संविधान की कितनी प्रावधान लागू नहीं थे, आज वो लागू हुए। ये विकास नहीं है, ये बदलाव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आंखें बंद कर लेने से तस्वीर नहीं बदल जाती है। ठीक है, चलिए शिवोम जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवोम जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ रही है? हाँ शिवोम जी, घाटी में किसकी सरकार, बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि आप तो आरएसएस विचारक हैं। मुझे लगता है आपका एक मत हो सकता है, क्योंकि बाकी जो लोग बैठे हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे मुझे पता है वहां से आपत्ति आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वो एक जो तालमेल होता है अलग। लेकिन मेरा आपसे सवाल पूछने का परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग है। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, उसके विकास की बात करूंगी, इस बार के इलेक्शन की बात करूंगी, 10 साल में जितने उतार चढ़ाव देखे उसकी बात करूंगी। बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, जब से जम्मू कश्मीर की विकास का कार्य शुरू हुआ है, तब से वहां के हजारों लोगों की दाना पानी बंद हो गए हैं। और आज जो कुछ लोग ये अभद्र प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, शायद ये उसी का परिणाम है। अगर इन्हें वास्तविक जम्मू कश्मीर देखना है तो अब देख रहे हैं। इसके पहले तो इन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बना के रखा हुआ था। कहीं पत्थरबाजी हो रही थी, कहीं पर लोगों को मारा जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को ये लोग एक हथियार के रूप में उपयोग करते थे, उनको ला करके। किस घर में बम मिल रहा है, कहां पर बारूद मिल रहा है, जिसकी कोई आशंका नहीं थी। मैं निष्पक्ष रूप से बात ये करना चाहता हूं कि हम सब संघ के लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो हमारे विचारों पे कार्य करता है, जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं पे कार्य करता है, हम उसका साथ देते हैं, हम उसके सहयोग में रहते हैं। और हमारी जो विचारधारा होती है, हम सबकी विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके भले के लिए कार्य करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम पे विशेष रूप से कार्य करते हैं। और आज जो कुछ लोग बोल रहे हैं, शायद यही विकास उनकी आवाज को हम तक पहुंचा रहा है कि वह क्या बोलना चाहते हैं। नहीं तो आज से 5 साल 10 साल पहले की स्थिति नहीं थी कि ये कहीं खुलकर बोल भी पाते। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सियासत को समझें। इस वक्त पे जो अपने अपने वादों के साथ ये चुनावी मैदान में है, ऐसी बयानबाजी भी हो रही है कि देखिए वो तो इलेक्शन है तो ये दिग्गज बोलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को समझें और इन 10 सालों के उतार चढ़ाव को समझें। आपका क्या मत है? नहीं राखी, देखो क्या है, जहाँ तक 370 हटने का मामला है, निश्चित रूप से ये बात तो सच है कि वहाँ पर कम से कम इतनी आज़ादी तो लोगों को मिल रही है। जो पहले 370 रहने के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे हट गए। और जहाँ तक एक संविधान की बात है, तमाम चीज़ें बिल्कुल सही है। और हमें लगता है कि कोई भी दल हो इस बात को स्वीकार करेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, लगातार पहले भी उनके एजेंडा में था, उनके संकल्प पत्र में भी था। जब से पार्टी बनी है तब से 370 हटाने की बात थी और उसको उन्होंने कर दिखाया। मेरा सिर्फ इस मामले में ये कहना है कि अगर इन 10 सालों में विकास हुआ है, जो हम सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं और सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो हमको लगता है परिणाम भी लगभग उसी के अनुरूप आना चाहिए। अब रही बात है, जहाँ तक वहाँ की जनता अगर सुकून महसूस कर रही है, चारों तरफ विकास है, लोगों को रोज़गार मिल गया है, सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो एक तरह से पक्की बात है कि वहाँ की आवाम जिस तरह से वोटिंग हो रही है वहाँ पर, मेरे ख्याल में अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है जम्मू कश्मीर में वहाँ पर। तो इसका कहीं न कहीं कुछ असर तो ज़रूर दिख रहा है कि लोग निकल करके खुल करके वोट डाल रहे हैं।
और हमारे देश के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग जागरूक हैं। अब वो जागरूकता किसके पक्ष में जाएगी? क्या विपक्ष कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, या भाजपा के पक्ष में जाएगी, या पीडीपी के पक्ष में जाएगी? किस पार्टी ने कितने सालों में क्या किया, ये इसका भी एक तरह से मूल्यांकन होगा और इस सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा इस बार, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहा है और वहाँ की जनता चुनावी पर्व में हिस्सा ले रही है। तो ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी दूसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण तक आते आते वहाँ परिस्थितियाँ क्या बात होती हैं। जहाँ तक बयानबाजी का सवाल है, राजनीतिक दल निश्चित रूप से अपने अपने ढंग से अपना एजेंडा सेट करते हैं और वार पलटवार तो होगा ही होगा, क्योंकि अपनी अपनी बात रखने का सारे दलों का अधिकार है, तो और ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। तो हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है और उसके आने वाले परिणाम बहुत रोचक होंगे और आने वाले समय में उसके बाद भी एक बहस बनती है और उसके बाद भी उसका विश्लेषण होगा। हम लोग इसी टीवी डिबेट में करेंगे कि किसको क्या हुआ, क्यों, कौन जीता, कौन हारा, किसको वोट मिला, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये चुनाव जो हो रहा है बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक उत्सव जैसी बात है और बहुत वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के एक नई दिशा जरूर तय करेगा। बिल्कुल। और एक बात और मुझे लगता है अभी, क्योंकि मन की बात निकली थी कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि मन की बात करते पीएम मोदी, लेकिन उनकी काम की बात वो नहीं करते। मुझे लगता है इस वक्त कौन मन की बात कर रहा है, कौन काम की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता के मन में क्या है, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि कहते हैं ना कि ये एक परीक्षा है आप सभी लोगों की। खैर, समय बड़ी रफ्तार से चल रहा है। अब आप लोगों में से जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपनी बात प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, 1 सेकंड रमाकांत जी। कुंडू पुष्पलीला मैम, पहले आप बोलिए जल्दी से। कहा था ये जो जनता का इलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होता है, ये जम्मू कश्मीर पूरा देश से अलग है, तो ये निकालने से इलेक्शन लगाना है, वो सब 10 साल के बाद लगा है, तो ये अच्छी बात। ये 10% देंगे, मैं तो 90% लाइफ का क्या गारंटी देगा प्रधानमंत्री? हमें गारंटी चाहिए, पब्लिक का लाइफ का गारंटी चाहिए। अगर नहीं होता है उससे, तो ये भी उम्मीद देना चाहिए, हमको गारंटी देना है जम्मू कश्मीर का लोगों को कि डिजिटल इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया बोलते हैं ना, घर में बैठ के भी वोट डालने का सिस्टम डालो, बोलो, रखो, बोलो। नहीं तो इतना आर्मी को, कितना पब्लिक का लाइफ में अगर कुछ हो गया तो उनका जान का खतरा लेते हुए इलेक्शन निभाते हुए एक जान भी गए ना कश्मीर में, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी होगा। और कुंडू पुष्पलीला मैम, आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मान लीजिए यदि आप लोगों की सरकार बन गई, तो क्या आप गारंटी देंगे कि कोई भी एक जान नहीं जानी चाहिए? ना, इससे पहले गया वो सिचुएशन अलग है, वहां पर का सिस्टम पूरा देश में अलग है, ये जम्मू कश्मीर का सिस्टम अलग है। वहां पर जो सिचुएशन अलग रहता है, तो आर्मी वालों को एक लाइफ कितना खोते रहते हैं, वो लोग कितने मर जाते रहते हैं, देखे तो रोना पड़ता है हमको। तो एक दिन का लाइफ का वो लोग कितने लोग रहेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे आप इलेक्शन करने के लिए? कितनी पब्लिक को आप बचा सकते हैं? आपका देश का जनता के लिए आपको कुछ भी फर्क नहीं है। जब तक आपका मन की बात सुनना है, मोदी का काम ही चलना है, मेरा बात ही सुनना है, बोल रहा है उन्होंने। ये डेमोक्रेसी उसके नाम पे कहाँ चल रहा है? डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है। तो ये इलेक्शन है ना, सबकी जान की कतरा है, मैं बोल रहा हूँ माँ, ये जान की कतरा है। एक खिलावटे इलेक्शन रहा ना रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतने साल तक उन लोगों को इलेक्शन नहीं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कहाँ की व्यवस्था रुक गए क्या? अभी इलेक्शन रहने से कुछ ये लोग कुछ करेगा क्या? का रोड डालने से क्या? तो मैम, आप क्या इलेक्शन का समर्थन नहीं कर रही है? जम्मू कश्मीर में क्या इलेक्शन नहीं होना था, आप ऐसा कह रही हैं? अरे माल होना चाहिए, मगर क्या कह रहे, गारंटी देगा मोदी जी सरकार उन लोगों का लाइफ के लिए? मैम, तो इस बात की गारंटी तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं दे रहा है कि हमारी सरकार बन गई तो कोई भी किसी की भी डेथ नहीं होगी, जान नहीं जाएगी। अपन छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन देखे माँ, ठीक है, वहां पर भी। चलिए मैम, 1 सेकंड रोक रही हूँ, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड रोक रही हूँ। हाँ रमाकांत जी, मोहम्मद शफी जी, 1 सेकंड आ रही हूँ। राखी जी, देखिए, कांग्रेस की मानसिकता बिल्कुल झलक रही है और इसमें कहीं कोई दो मत है। ये कांग्रेस जो है तो चुनाव का भी विरोध, अभी देख लीजिए, इनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठी है, पता नहीं पार्टी लाइन से हट करके बात कर रही है। यहाँ पर चुनाव हो और उसके लिए ये पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। अभी कह रहे हैं जो कि नहीं, चुनाव नहीं होना चाहिए था।
देखिए इन लोगों के पेट में दर्द तो होगा राखी जी। मैं आपको सत्ता के साथ तो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, दर्द होगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं। ये कैसा लग रहा है क्या कि आपको समझ में नहीं आया होगा? इलेक्शन समर्थन कर रहे हैं हम लोग। नहीं समर्थन कर रहे हैं, लेकिन गारंटी चाहिए, मोदी की गारंटी कि जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो किसी की भी जान नहीं जाएगी। बहुत बड़ी गारंटी है सर, इसका तो कोई गारंटी देगा ही नहीं, कोई नहीं दे सकता। जम्मू कश्मीर में इसकी गारंटी कोई दल नहीं देगा, ये मैं कह रही हूँ। यही दूसरा देश का प्रधानमंत्री है मणिपुर में। मैम इसकी गारंटी इस इलेक्शन में कोई नहीं देगा, ये मैं जरूर कह सकती हूँ दावे के साथ। हाँ रमाकांत जी प्लीज बोलिए सर, समय हो रहा है। इनको दर्द तो होगा, बिल्कुल दर्द होना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर को आप मैम प्लीज एक मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोले थे मैम, प्लीज। का काम किया, भटकाने का प्रयास किया आप लोगों ने। जिस तरह से 3 परिवार ने उस जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजी के माहौल में धकेला आप लोगों ने, आतंकवाद के माहौल में धकेला आपने, जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा। और अभी भी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी परिवार के साथ अलायंस में थे, आपको ये पता नहीं चला? आप जिस परिवार के साथ अलायंस में आप खुद कर रहे हो, यहाँ पर झंडा उठाने वाला कोई। ठीक है रमाकांत जी, एक मिनट, एक साथ बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी बात सबकी आ जाए। कहना क्या चाह रहे रमाकांत जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ मोहम्मद शफी जी बोलिए। जी बीजेपी खुद को खुद ही डिस्क्रेडिट कर रही है, ये जरूरत नहीं है। ये 10 साल से आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, इसका मतलब हो गया 2015 से ये उपलब्धियां गिना रहे हैं। 2015 से 2018 तक हमारी सरकार थी जिसको पीडीपी यहाँ पर हेड कर रही थी। पीडीपी की इनको लग रहा है कि कल को अगर ये पत्थरबाज और मिलिटेंटों के बारे में बात कर रहे थे, क्या ये फिर कल मिलिटेंटों के साथ ये अलायंस पार्टनर थे? तो फिर इनके बारे में हम क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि अगर ये बीजेपी के थॉट प्रेस को ही जो मुल्क के जिसको हम क्या कहते हैं इसको, प्योर इंडियन जो मुल्क को मानता है, जो मुल्क के दस्तूर को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, तब क्या जो बीजेपी के आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वही क्या यहाँ पर पक्का हिंदुस्तानी या बाकी जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानता है वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? सर अभी तो सब छोड़िए, अभी तो एक बड़ा मुद्दा निकल के आ गया गारंटी वाला। एक बात बताइए, पीडीपी की सरकार बनेगी तो कोई किसी की जान नहीं जाएगी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मानते हैं इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? पीडीपी ये चाहती है कि किसी भी की जान न जाए। पीडीपी ने जो काम किया है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2002 से 2008 तक जो हमने यहाँ पर गवर्नेंस दी है। चाहते तो सब यही हैं, पर हो नहीं पा रहा ना, वही तो वो कह रही है कुंडरू पुष्पलीला मैम, वही तो कह रही है वो बात। देखिए ये तो है जो हमने माहौल यहाँ पर क्रिएट किया था जब हम कांग्रेस के साथ अलायंस में थे। बीजेपी ने हमें वो करने नहीं दिया। बीजेपी के मन में खोट है और ये बोल रहे हैं कि जनता का हमें जो रिजल्ट मिलेगा 8 तारीख को, जनता का रिजल्ट आने से पहले इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। इन्होंने इलेक्शन छोड़कर फरार। चलिए खैर वो आने वाले वक्त की बात है। हाँ शिवम जी आप भी कुछ कह रहे थे, प्लीज जल्दी से। मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी, हमारी पूर्व मंत्री कुंडारू पुष्पलीला जी वो देश के संवैधानिक पद पे बैठी रही है। एक कहावत है हमारे यहाँ, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। ये 3 मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बार बार मणिपुर की बात कर रही हैं, आप कितनी बार मणिपुर गई? नहीं आप बताइए कितनी बार पूरा, आप कितनी बार गई? और हमारे भाई साहब पीडीपी के हमारे नेता हैं जो मोहम्मद शमी जी, आप इतनी देर से कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी का इतिहास निकाल लीजिए जरा, अपनी पार्टी का इतिहास निकाल लीजिए। जान लेने का काम ही आप लोगों ने किया है। और एक बात बताइए, भारत आप भारतीय हैं कि नहीं है? देखिए जिस स्टेट में जो कुछ हुआ वहां पर यदि एक्शन नहीं लिया गया या दिग्गज नहीं गए या उन पर सवाल उठे, उसका समर्थन करना पड़ेगा, उसको मान लीजिए, उस पर छीटाकशी मत करिए। अभी मणिपुर पे तो जाइए मत, जम्मू कश्मीर में ही रुके रहे तो बेहतर होगा। आप कोरिलेट करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत अलग अलग स्टेट है सर, बहुत अलग अलग मुद्दे हैं, वहां की घटना में और यहाँ के इलेक्शन में बहुत अंतर है फिलहाल, तो हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा। आप 1 मिनट रुकिएगा,
इंदुकांत जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, समय बचेगा तो वापस आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी, सभी की जानकारी के लिए सिर्फ 2 बातें बता दूं। हाँ पूरे देश में बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। सिर्फ 2 बातें सबकी जानकारी के लिए सुन लीजिए। मोहम्मद शफी भट्ट साहब को मैं पिछली बार की अपनी बात में नहीं कह पाया। हम अपने मुफ्ती मोहम्मद साहब ने हमारे रहने में ही 2002 से 2003 साल 2005 तक का जो उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने सिर्फ एक रोड श्रीनगर से श्रीनगर हवाई अड्डे तक बनवाई और उसमें उनके पसीने छूट गए। हालांकि उनको आज भी लोग याद करते हैं जब तोड़ के वो सड़क को उन्होंने 4 लेन किया, तो आज भी उसके कारण श्रीनगर में आप आराम से जा सकते हैं। और आज इतना बड़ा काम हुआ है, उसको उन्होंने 2 मिनट जाल करके बिसरा दिया। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज शफी साहब, एक सबसे बड़ी चीज कि आपने क्या किया, ठीक बात है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कम काम हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। एक बड़ी बात, 1988 के चुनाव राखी जी पूरा देश और दुनिया मानती है कि रिग्ड था, और उसके कारण यहां पे हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन खड़ा हुआ और सलाहुद्दीन को चुनाव में हराया गया, उसने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया। इस बार पहली बार बहुत दिनों बाद एक बार मुफ्ती साहब जब चुनाव लड़े थे 2002 में, और उसके बाद अब कायदे से चुनाव लोकतंत्र का हो रहा है। और जैसा कह रहे थे श्रीवास्तव साहब, आपके मैनेजिंग एडिटर, देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, लोकतंत्र में लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। दैट इज द सिल्वर लाइनिंग, वो आशा का सबसे बड़ा केंद्र है। जो जीत के आएगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो विकास की और लोगों के इज्जत की और शांति की गारंटी दे। केंद्र सरकार को उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। हाँ मैम, समय बचेगा, मैं आ रही हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया छोटे से सवाल के साथ। देखिए, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है ये अपनी ताकत के साथ है, पीडीपी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर ये अकेले भी हैं, जहां इनकी सहमति नहीं बनी है। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ सीट्स आती हैं वो किस तरह के नतीजे को एक्सपेक्ट किया जाए यहाँ पर, कि आखिरकार आ भी रहे हैं लेकिन क्या वो सहमति बना पाएंगे? हो सकता है सरकार जब बनानी हो या अपना फायदा ज्यादा देखना हो तो वहां पर लड़ भिड़ भी जाएं, तो हो सकता है किसी और के समर्थन की जरूरत पड़ जाए। क्या ऐसा कोई अंदेशा आपको लगता है? नहीं राखी, देखिए एक बात तो तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी सारी सीटों पर लड़ना चाहिए था, सिर्फ 62 सीटों पर। उसके बाद जो है जितनी भी बची हुई 28 सीटें हैं उस पर अदर जो भी लड़ रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जहाँ तक नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का सवाल है, निश्चित रूप से दोनों दल मिल करके सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही हालत पीडीपी की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर खुदा न खास्ते किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को किसी का समर्थन लेने की जरूरत पड़े तो किसका समर्थन लेगी? पिछली बार तो उन्होंने पीडीपी का समर्थन लिया था सरकार बनाने में, इस बार किसका लेंगे? तो क्या निर्दलीय के भरोसे चलेंगे? ये देखना होगा। अब ये सवाल, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुविधा की स्थिति जरूर रहेगी। पूरे पर चुनाव लड़ना चाहिए था और हमें लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट भी हो जाती, लेकिन अब देखना होगा कि 62 की 62 सीटें जीत जाती है या और सीटें कम होती हैं। इन सब का जो उत्तर तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो ये सवाल जरूर खड़ा होता कि अगर इन केस मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर रहती है और उसको किसी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी अपनाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। हाँ, कुंडरू पुष्पलीलाल बोलिए और इसके बाद रमाकांत जी जल्दी से अपनी बात रख के। मैं बोलना चाह रही हूँ कि वहां पर समर्थन किससे साथ जोड़ेगा, वो करेगा, राजनीति में क्या क्या कर सकते हैं बीजेपी वालों को तो बहुत मालूम है। हमारा कांग्रेस कहाँ कहाँ जीता था, उन लोगों को कैसा पहले से झाल डाल के उन लोगों को कैसे ले लिया। इससे पहले वाजपेयी का गवर्नमेंट वो अलग था, वाजपेयी का गवर्नमेंट बीजेपी था। ये जो घोटाला का बीजेपी है, इसको कोई मानने वाला नहीं है। बस उस लोगों को पावर होना चाहिए। अमित शाह इधर लूटते रहते हैं, उन्होंने देश भर में फिरते रहते हैं, वहां पर चप्पियां ले लेते रहते हैं, वहां पर दोस्तानी निभाते रहते हैं, पूरा इंटरनेशनल फिरते आते हैं। इधर का देश का जनता का बारे में नहीं। ये इलेक्शन हो जाना बस, अगर हार गए। ठीक है मैम। रमाकांत जी बहुत जल्दी से, सर समय हो गया। 370 आर्टिकल उठाने से किसी के उनको 100% सीट आना चाहिए। अगर नहीं आया, रमाकांत जी प्लीज, सर मुझे रोकना पड़ेगा चर्चा को। क्या होगा सोचिए एक बार, पब्लिक के नजर में सरकार को इतना परेशानी उठाना पड़ेगी। कुंडरू पुष्पलीलाल मैम प्लीज, वो बीच में नहीं बोले, मैंने समय दिया, ऐसे मत करिए।
हमारी हाँ, credibility ठीक है, पर में उनको कुछ लगा। जो बोलने का मतलब समझते नहीं, वो मेरे को नॉलेज के बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरा गुस्सा आ रहा है। भाई, आप अपने बारे में सोचिए। ठीक है, चलिए मुझे रोकना पड़ेगा, अभी तो इलेक्शन जारी है, फिर इस चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए ये जंग तो होनी ही है और ये चलती भी रहेगी, लेकिन सवाल तो है और जायज सा है कि किसका पड़ला भारी, जनता के मन में क्या है और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो किसका गेम बनाएंगी, किसका बिगाड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है कि आप जाएंगे तो जाएंगे कहां, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी अपने गठबंधन में है, अलग से पीडीपी है, तो ऐसे में दिलचस्प है, लेकिन होगा क्या ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।